आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन में खैर मकदम है। जैसा कि हम लोग सर सैयद के बारे में पिछला एपिसोड लेकर आया था मैं आपके सामने, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने फैमिली हिस्ट्री उनकी बहुत सारी तसानीफ, बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कराई थी। कुछ और चीज़ें थी जो उसमें बची हुई थी, ये हम आज डिस्कस कराएंगे आपसे। सबसे पहली बात तो इनके टाइटल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 टाइटल्स लिखे हुए हैं, एक जव्वादुद्दौला और एक आरिफ जंग। ये दोनों टाइटल मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने दिए थे सर सैयद अहमद ख़ान को। चूँकि इनका ताल्लुक़ जो है वो रॉयल जो हाउस होल्ड था उससे इनका रिश्ता था, क्योंकि इनके दादा, इनके नाना वो मुग़ल नोबिलिटी के हिस्सा रहे लोग। तो इनको जो है ये 2 टाइटल आप देख सकते हो, इनकी लियाकत और काबिलियत की बुनियाद पर मुग़ल एम्परर उस वक्त जो थे बहादुर शाह सेकेंड भी कहते हैं, बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, उन्होंने जव्वादुद्दौला और आरिफ जंग ये 2 टाइटल दिए 1842 में। अच्छा, ये LLD है, ये बेसिकली जो है डॉक्टरेट डिग्री होती थी जो ऑनर के ऊपर दी जाती थी। डॉक्टरेट ऑनर पत्र एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने दिया। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी 1889 में इनको दिया गया, 1889 में। याद रखना आपको, LLD की जो डिग्री दी गई, हिंदी में कहेंगे हम लोग उपाधि दी गई। अच्छा, ये ऑनररी होता था, एक इज्जत के तौर पर सम्मान को दिया जाता था। ये आपने बहुत सुना होगा सर का टाइटल। ये सर का टाइटल बेसिकली 1869 में दिया गया और इसको कहते हैं काइंड नाइट कमांडर ऑफ स्टार्स ऑफ इंडिया। नाइट कमांडर्स ऑफ स्टार्स ऑफ इंडिया, CSI, और आम फहम जबान में इसको सर कहते हैं। ये 1869 में 1869 में दिया गया। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, आपको बता चुका पिछले वीडियो में कि सर विलियम म्यूर ने जो किताब लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जवाब देने के चक्कर में सर सैयद गए थे इंग्लैंड और वहाँ पर इनको जो है ये टाइटल दिया गया था। इसमें बड़ी ख़ास बात क्या है कि इसी साल में 2 लोगों को इंडिया कैसे थे जो दिया गया। एक सर फैज़ अहमद ख़ान जो सर सैयद के बड़े करीबी थे और इनसे बड़ी उनकी अच्छी मतलब बनती भी थी और बहुत वो मानते भी थे। ये दोनों लोग जब इंग्लैंड गए तो क्वीन विक्टोरिया ने एक बहुत बड़ी दावत दी। वो दावत तमाम जो लोग वहाँ पर थे, जिनको बड़े बड़े लोग को इकट्ठा कर दिया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक कहानी को बता दूँ आपको मैं, ये बनावटी कहानी नहीं, हिस्ट्री है बिल्कुल। दावत दी गई, अब उस दावत में ये भी खबर आई कि साहब इसे पॉर्क है, यानी सुअर गोश्त भी है। अब ये दोनों लोग बड़े फंस गए, दोनों बहुत ही मजहबी इंसान और बिल्कुल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अब वो जो दावत में गोश्त का आइटम लगा हुआ है, अब उसको किसमें सुअर गोश्त कौन जानता है। तो सर फैज़ अहमद ख़ान साहब ने कहा, जब उनसे कहा गया बैठने के लिए, खाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब ऐसा है, हम तो राजपूत हैं। अच्छा, आप जानते हो राजपूत मुस्लिम भी होते हैं, राजपूत हिंदू भी होते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो राजपूत हैं और राजपूत अपने बहन का खाना नहीं खाता है। राजपूत अपनी बहन का खाना नहीं खाता है, तो हम तो खाएंगे नहीं। क्यों? क्वीन विक्टोरिया मेरी बहन है और वो जब मेरी बहन है, मैं उनका भाई हूँ, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। तो खैर वो इस तरह बच गए। अब मामला पड़ा सर सैयद का। सर सैयद सर फैज़ अहमद ख़ान से छोटे थे, अब ये तो सैयद हैं, अब ये कैसे कहें कि हम राजपूत हैं। सर सैयद ने कहा कि देखिए साहब ऐसा है, क्वीन विक्टोरिया मेरी माँ जैसी हैं और बच्चा जब माँ के पास पहुँचता है तो उसको जो दिल करता खाए, जो दिल कर नहीं खाए। मेरा दिल खाने का नहीं कर रहा, मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने भी नहीं खाया। इस तरह से दोनों हजरात जो है उस बहुत ही ग्रांड जो फीस दिया गया था, बहुत बड़ी दावत दी गई थी, बहुत बड़े डिग्निटीज उसमें थे, उस दावत से बच पाए। अब देखिए जहानत इन लोगों की, अकल देखिए आप, किस तरह से उस खाने से बचे जिस खाने में सुअर गोश्त था, और तो ये याद रखना आपको कि 1869 में इनको ये टाइटल दिया गया। इसको आम फहम जबान में सर कहते हैं। अच्छा, 1888 में इनको टाइटल दिया गया खान। कल हमने बताया था आपसे कि टाइटल सर भी टाइटल उनका है और खान भी टाइटल है, इसीलिए उनको कहते हैं सर सैयद अहमद ख़ान। नाम तो सैयद अहमद उनका है, सर सैयद अहमद। अब हुआ क्या कि ये खान का टाइटल दिया गया इनको 1888 में। ये भी बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सर सैयद का पोइटिक नेम, थोड़ी बहुत सर सैयद ने पोइट्री भी की उर्दू में। जो इनका पोइटिक नेम था, तखल्लुस कहते हैं उर्दू में, वो आही था, आह भरने वाला।
1857 के बाद आप जानते हो बहुत कुछ बदल गया। इनका ख़ानदान वो ख़ानदान था जिसमें इनके मामू को शहीद कर दिया गया, इनके बहुत ही करीबी लोग, बहुत सारे लोग शहीद हुए इसमें। और दिल्ली के बारे में सर सैयद कहते हैं कि उन घरों में, जिन घरों में सोने और चांदी के बर्तनों में लोग खाना खाया करते थे, वही परिवार के लोग जो है ऐसे हो गए कि उनको लोगों से मांग तक के खाना खाना पड़ा। इतनी बर्बादी हुई। और जाहिर सी बात है 1857 का रिवोल्ट है, वो अंग्रेजों ने जो पावर टेक ओवर किया था, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों से किया था, क्योंकि बड़ी जो स्टेट थी वो मुसलमानों की थी। तो जिससे लिया जाता है, टकराव जिससे होगा तो बर्बाद उसी को किया जाएगा। ये वहां पर हुआ, ठीक है। तो सर सैयद ने ये पोइटिक नेम सर सैयद का आही, चूंकि यहां पर एक बात निकली है पोइटिक नेम के हवाले से, तो एक बात और बता दूं आपको मैं। अगर प्रोज राइटिंग की बात करी जाए, यानी नस्र की बात उर्दू अदब में, तो उसके अपने अपने फादर कहे जाते हैं सर सैयद। पोइटिक अगर प्रोज की हम लोग बात करें, यानी जो नस्र होता है, हिंदी में आप निबंध कह सकते हो, गद्य कह सकते हैं आप, उसके लिखने की बात की जाए तो प्रोज की, उर्दू प्रोज का जो है सर सैयद को एक तरह से फादर ऑफ उर्दू प्रोज भी कहते हैं, सर सैयद अहमद खान को। अब आइए हम लोग बात करते हैं सोसाइटीज और एसोसिएशंस की। कहां कहां सर सैयद ने क्या क्या चीज बनाई। साइंटिफिक सोसाइटी मैं कल डिस्कस करा चुका हूं आपको, हमने इसीलिए यहां पर 2 ईयर लिखा है, 63, 64। और साइंटिफिक सोसाइटी क्या पर्पज था नहीं था मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। गाजीपुर अलीगढ़ का चक्कर उसमें है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। 1886 में सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाया अलीगढ़ में। शमशाद मार्केट में जाएंगे, अब इसकी बिल्डिंग आज भी है, ठीक है, आप वहां पर देख सकते हैं। एक बिल्डिंग है जिस पर जो वो क्या बोलते हैं, अनवार बुक डिपो वाले के बगल में आप जाएंगे तो वहाँ एक प्लेक लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाई, पर्पज क्या था कि मुसलमानों को एजुकेशन के तौर पर कैसे मजबूत किया जाए। अब तालीम का मामला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर सैयद को लेकर एक बात याद रखिए, अभी मैं बात करूंगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की भी, लेकिन अगर तालीम की बात की जाए तो सर सैयद ने अपना सब कुछ लुटाया, इसमें कोई शक नहीं है। और सर सैयद ने इस कोशिश के लिए कि हम मुसलमानों को एक अच्छा तालीम दे सकें और इंग्लिश एजुकेशन से जुड़ सकें, अपने वक्त में बहुत गालियां भी सुननी पड़ी और इवन की बहुत लोगों ने दुत्कारा भी उनको, लेकिन वो चूंकि सेल्फलेस सर्विस था उनका, जाति मफाद के लिए कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने, चंदा तक मांगना पड़ा और ऐसे हालात से गुजरना पड़ा जो सुन के आपको शायद यकीन भी नहीं होगा। सर सैयद को इस पूरे एजुकेशन के फॉर्म उसको इंस्टीट्यूट्स को कायम करने के लिए, खासतौर से एमए कॉलेज, हम बात करेंगे एमए कॉलेज पर आके, तो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ में, इसको मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, इसी को मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी, और पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये भी पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें बहुत सारे नवाबीन, राजा, जो हिंदू राजा और मुसलमान नवाब थे, तालुकदार थे, वो इसके बहुत सारे लोग मेंबर थे। 1867 में देख रहे हो आप, यहां देख सकते हैं, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल बनारस में कायम किया। ये आज भी है, गवर्नमेंट के पोजीशन में है, लेकिन सर सैयद ने इसको कायम किया। ये होम्योपैथिक डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल 1867। अब याद बात यहां से चलती है कि 1875 में सर सैयद ने मदरसतुल उलूम कायम किया। मदरसतुल उलूम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बिल्डिंग या इसी इसके स्ट्रक्चर पर आगे 2 साल के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1877 में ये बन जाएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, याद रखना है ये 1877। ये एमएओ कॉलेज लिखा हमने, बोलते थे एमएओ कॉलेज, पूरा नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इस कॉलेज का जो संग बुनियाद है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो रखा किसने, तो उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लिटन साहब ने रखा। लॉर्ड लिटन, इन्होंने रखा ये बुनियाद इसका, एमए कॉलेज का। अब ये बड़ी बात क्यों थी, वायसराय का अलीगढ़ में आ जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और सर सैयद के कॉल पर आ जाना, इसकी वजह क्या थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको पूरा बिजनौर का वाकया, कि अगर सर सैयद को अंग्रेज मानते थे तो उसके पीछे सर सैयद की चापलूसी नहीं थी, बल्कि सर सैयद की अपनी कुर्बानी थी और उनकी अपनी सर्विस थी। दूसरी चीज कि सर सैयद ने डेयरिंग भी दिखाई उस एम्पायर को आईना दिखाने का, जिस
एम्पायर ने की वजह से और जिन लोगों की वजह से यहां पर गदर हुआ, यहां पर रिवोल्ट हुआ या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, कि तुम्हारी गलतियों से हुआ है। तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गई थी बात कि सर सैयद कहीं ना कहीं एक हक के साथ खड़े हैं, और उन्होंने चूंकि अंग्रेजों की मदद की थी, तो जब उन्होंने वायसराय को कॉल किया तो वायसराय यहां पर आए, लॉर्ड लिटन साहब, और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन, संगे बुनियाद एमए कॉलेज की रखी। अब यह समझने वाली बात क्या है, जब लॉर्ड लिटन यहां पर आ गए तो सारे आसपास के नवाबीन जो हमारे थे वो भी इकट्ठे हो गए और सबने बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन भी किया, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वहां यहां पर वो बिल्कुल सर सैयद के सपोर्टिव हो गई। जैसे मैं मिसाल दूं, एक मॉडर्न मिसाल, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, हम मोदी जी हैं, उनको हमने कोई स्कूल कायम कर रहा हूं मैं, या कोई कॉलेज बना रहा हूं, और जिस डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूं वहां पर बुला दूं उनको और वो आ जाएं और उस स्कूल का बुनियाद रख दें, तो आसपास के जितने बीजेपी के बड़े नेता अपने आप में सोच सकते हैं लोग, सब इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई भी काम कर दे, वो सपोर्ट ही करेंगे वो। बस और ये तो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी पोजीशन थी ये जो वायसराय था, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव था पूरे मोनार्क का, होल एंड सोल अथॉरिटी था इंडिया में। ये आदमी यहां पर आए। अगर जो बच्चा हमारा अलीगढ़ में होगा तो वो चाहे तो देख सकता है, एसएस साउथ का जो कॉमन रूम है, गौर से सुनिएगा, एसएस हॉल साउथ, उसका जो कॉमन रूम है, उसके बाहर खड़े होके आप ऊपर देखिए कभी, वहां लिखा हुआ लिटन लाइब्रेरी। लॉर्ड लिटन साहब ने जब फाउंडेशन स्टोन रखा तो इन्होंने बजाते एक इंडोमेंट भी दिया, चंदा भी दिया, और उनके चंदे से जो बिल्डिंग बनी उसको लाइब्रेरी बनाया गया, वो लिटन लाइब्रेरी था। मौलाना आजाद लाइब्रेरी बनने से पहले ये लिटन लाइब्रेरी एमए कॉलेज की भी लाइब्रेरी रही और बाद में एएमयू की भी लाइब्रेरी रही है। इस टाइम उस बिल्डिंग में कॉमन रूम है ऐसे साउथ का, जो बच्चा भी अलीगढ़ में हो जाके वहां पर देख सकता है। दूसरी बात, एक सवाल उठता है जहन में कि सर सैयद ने एमए कॉलेज जो अलीगढ़ में कायम की, एमए कॉलेज अलीगढ़, तो अलीगढ़ को ही क्यों चुना, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सर सैयद ने कोशिश तो मुरादाबाद में भी की, गाजीपुर में भी की, बनारस में भी की, लेकिन सर सैयद यही क्यों जम गए? 3 वजूहात थे उसके। सर सैयद एक अपने आप में इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। मैंने आपसे कहा था कि सर सैयद का फेस मल्टीफेसेटेड है, बहुत सारी चीजों में सर सैयद एक्सपर्ट है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। सर सैयद ने एएमयू जो यहां आज देख रहे हो आप, जो एमए कॉलेज था, इस जमीन को चुनने के पीछे सर सैयद के 2-3 कॉजेस थे, जहन में बातें थी। एक बात, जो उस टाइम में गेजेटियर जो रिपोर्ट आई, जो यहां का सर्वे हुआ था, उसमें यह आया कि अलीगढ़ में बाढ़ नहीं आ सकता है, फ्लड, क्योंकि ये गंगा और यमुना से काफी ऊंचाई के एरिया पर ये जगह है। जो लोग भी अलीगढ़ के होंगे या जिनका अलीगढ़ से ताल्लुक होगा, बहुत पुराने लोग, आप उनसे पूछ सकते हो अलीगढ़ में कभी बाढ़ नहीं आया। तो ये पहली बात। क्यों? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ये जरूरी है कि वहां पर फ्लडिंग ना हो, क्योंकि अगर फ्लडिंग होगी तो किताबों को नुकसान होगा, जो चीज आप इकट्ठी कर रहे हो उसको नुकसान होगा। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी है कि वहां पर फ्लडिंग ना हो। सर सैयद के जरिए पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी जगह पर अगर आपको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम करना है, शहर कायम करना है, गांव कायम करना है, तो वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त जो सर्वे हुआ था उसमें एक चीज निकल के आई थी कि अलीगढ़ का जो वाटर लेवल है, पानी का लेवल, वो काफी ऊंचा है, मतलब काफी ऊपर है, थोड़े से खुदाई में पानी निकल जाती थी। तो पानी की अवेलेबिलिटी, ये दूसरी बात इनके जहन में थी। तीसरी बात, अलीगढ़ हिमालय के फुटहिल में है, बहुत दूर नहीं है, इसीलिए यहां पर पैंडेमिक आने के चांसेस बहुत कम थे। ठीक है, पैंडेमिक्स मतलब महामारी जो होती है, और यह महामारी आई नहीं, कोरोना में तो बहुत जगह बहुत कुछ किया कराया गया, वो अलग इशू है, उस पर तो कभी अलग हम वीडियो बनाएंगे, आप देख लीजिएगा कि कहां कहां क्या क्या किया गया था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अलीगढ़ जो है पैंडेमिक से बहुत हद तक आजाद रहा, ये एक चीज ध्यान में रही। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो शाहराह शेरशाह है, जिसे आम फहम जबान में जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, ये एरिया, ये जगह जो सर सैयद चुनी वो जीटी रोड के करीब थी। तो जाहिर सी बात है, जीटी रोड करीब होने का मतलब है कनेक्टिविटी आसान थी हिंदुस्तान के और दूसरे पार्ट से, और रेलवे लाइन बिछ चुका था जिसको आप गोल्डन ट्रैक कहते हो। दिल्ली से हावड़ा की रेलवे ट्रैक बिछ चुकी थी। जो लोग भी एएमयू आए हैं
या आएंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ का स्टेशन और यहाँ का बस अड्डा दोनों ही एएमयू से बहुत करीब में है। ये 3-4 चीजें सर सैयद के जहन में चल रही थी, जिसके बुनियाद पर सर सैयद ने कहा कि नहीं, अब तो ये यही बनेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी कि दिल्ली के करीब था और दिल्ली की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। बाद में दिल्ली कैपिटल अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ चीजें थी जिसको जहन में रखकर सर सैयद ने एमए कॉलेज बनाई। और जो लोग भी एएमयू या अलीगढ़ से वाकिफ हैं उन्हें पता होगा कि अलीगढ़ फ्लडिंग का इशू कभी नहीं होता है और अल्हम्दुलिल्लाह पैंडेमिक यहाँ नहीं होती है और कनेक्टिविटी बहुत ही आसान है, बहुत स्मूथ है अलीगढ़ की। और वाटर लेवल अभी भी दूसरे शहरों से काफी अच्छा है और यहाँ का पानी भी काफी बेहतर है। खैर, तो यही बात एमए कॉलेज की। अब जाहिर सी बात है, जो कॉलेज होता है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच होता है, ये बात समझने वाली है। जैसे मान लीजिए आपके शहर में, जिस शहर से अभी आप होंगे, वहां जो भी डिग्री कॉलेज होगी वो किसी न किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगी, मान्यता प्राप्त होगी। हिंदी में मान्यता प्राप्त कहते हैं। एमए कॉलेज भी इनिशियली कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अटैच रही, कलकत्ता। बाद में 1886 के आसपास आकर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अटैच हो गई। कब तक? 1920 तक, जब ये यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एमए कॉलेज की आगे। एमए कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, एच.जी. सिकडन साहब, ब्रिटिशर हैं, वहां से इंग्लैंड से आए ये, और ये यहां के पहले प्रिंसिपल बने। ये बात याद रखनी है आपको, एच.जी. सिकडन। यहीं पर एक बात और जो हम सबको याद रखनी है वो ये कि एमए कॉलेज का जो पहला ग्रेजुएट है, कई एडमिशन थे, लोग फेल होते गए, अल्टीमेटली जो आदमी ग्रेजुएट बना, बीए पास किया, उस आदमी का नाम ईश्वरी प्रसाद है। ईश्वरी प्रसाद, ये एमयू के पहले ग्रेजुएट हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले, एमए कॉलेज के, सॉरी एमयू नहीं, एमए कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पहले ये ग्रेजुएट हैं। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद साहब। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग इसके आगे की कहानी। अब अगर बात की जाए कि ये कन्वर्ट कब हुआ एमयू में, जो आज आप एमयू जानते हो, तो 1920 में यही एमयू कॉलेज बनता है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये पार्लियामेंट के एक्ट से बना। ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट से ही बीएचयू बना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसी पार्लियामेंट के एक्ट से एमयू बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब यहां पर दो बात याद रखनी है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर की बात होगी, फर्स्ट चांसलर, तो वो बेगम सुल्तान जहां हैं। ये बेगम सुल्तान जहां जो है भोपाल की महारानी थी, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। एमयू में इनके नाम से एक पूरा गर्ल्स का हॉल भी है, जिसको बीएसजे कहते हैं, बेगम सुल्तान जहां हॉल। और शमशाद मार्केट में देखोगे आप तो बेगम सुल्तान जहां की बनाई हुई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो एक टाइम पर उनकी गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो बेगम सुल्तान जहां जो है ये एमयू की पहली चांसलर रही। अगर हम लोग वाइस चांसलर की बात करें तो एमयू के पहले वाइस चांसलर राजा ऑफ महमूदाबाद। अब महमूदाबाद क्या है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है महमूदाबाद। ये बहुत बड़े इंसान थे, इनका नाम था मोहम्मद अली मोहम्मद खान। राजा ऑफ महमूदाबाद कहते हैं इनको। लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट अटैच बिल्कुल उससे, सीतापुर नाम है, वहीं पर है ये महमूदाबाद। तो महमूदाबाद के जो राजा थे, तो महमूदाबाद ये समझिए एक छोटा सा रियासत था, ये बहुत बड़ी रियासत थी। आपको एक दूसरी सुन के हैरत होगी, इनका नाम देख लीजिए, मोहम्मद अली मोहम्मद खान। इनको कहते थे महाराजा भी और राजा भी, राजा ऑफ महमूदाबाद। यहां खास बात क्या है, लखनऊ की प्रीमियर बिल्डिंग जो हैं वो इनकी जमीन पर हैं। इवन की लखनऊ में जो आप वो देख रहे हो, विधानसभा की बिल्डिंग हो या कलेक्ट्रेट हाउस हो, ये सारी इनकी प्रॉपर्टी में वो बिल्डिंग्स हैं। लखनऊ की बहुत बड़ी जमीन राजा महमूदाबाद की रही है। ये आदमी एमयू के पहले वाइस चांसलर हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात, जो बच्चे भी एमयू में इंटरेस्ट रखते हैं, यहां आना चाहते हैं, वो एक बात याद रखें कि सर सैयद ने जो एमयू कॉलेज बनाया,
इसको इतना जबरदस्त लेबल दिया इसका कि अपने टाइम में एमएओ कॉलेज के स्टूडेंट के बराबर में कोई दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट अपने आप को समझ नहीं सकता था। कुछ वजूहात उसके हैं, कुछ कॉजेज हैं जो सुनते चलिए, आप शायद नहीं जानते होंगे आप। पहली बात, एमएओ कॉलेज पूरे इंडिया का पहला रेसिडेंशियल कॉलेज है। रेसिडेंशियल मतलब छात्रावास जिसमें है, जिसमें लड़कों के रहने का लिए हॉस्टल है। यह हिंदुस्तान की पहली अपने आप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी जो कि रेसिडेंशियल थी, पहली बात। दूसरी बात, जिस जमाने में लोग साइकिल पर नहीं चल पाते थे, उस जमाने में 1888 के आसपास एमएओ कॉलेज में राइडिंग क्लब बनाया गया घुड़सवारी के लिए। यहां के स्टूडेंट्स घुड़सवारी करते थे। उस टाइम पर डीएम और कप्तान एक डिस्ट्रिक्ट के घोड़ा लोग यूज करते थे और एमएओ कॉलेज का स्टूडेंट इस्तेमाल करता था। और आज भी बता दूं आपको मैं, इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट के, किसी के पास भी राइडिंग क्लब नहीं है एक्सेप्ट एमयू। सिर्फ एमयू के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। दूसरी बात, जिस जमाने में लोग नाले में और नदियों में नहाया करते थे, उस टाइम में एमएओ कॉलेज में स्विमिंग पूल बनाई गई 19वीं सेंचुरी में। जिस टाइम में हिंदुस्तान लोग गुल्ली डंडा खेला करते थे, एमएओ कॉलेज में विलिंगटन पैवेलियन बनाया गया। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनने वाला पहला क्रिकेट पैवेलियन एमएओ कॉलेज में बना है। बस कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, अरबी, उर्दू, फारसी के छोड़कर तकरीबन जितने टीचर्स हुआ करते थे वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आए हुए टीचर हुआ करते थे जो पढ़ाते थे। बड़ी बड़ी मायना शख्सियत आके यहां पर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। सर सैयद ने क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया, उसके लिए बहुत खर्च उठाना पड़ा उन्हें, चंदा मांगने सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया। तो ये था एमएओ कॉलेज, जिसका एक अपना टेक्सचर ही अलग था, जिसका मिजाज अलग था, जिसके बच्चों की अपनी सोच अलग थी। सर सैयद चाहते थे कि यहां से क्लर्क न पैदा हो। मैं किसी डेरोगेटरी उसमें नहीं बोल रहा हूं, एक समझाने के लिए बता रहा हूं। सर सैयद का यह मकसद था कि यहां से लीडर्स पैदा हों, जिस फील्ड में हो, सोशल फील्ड में हो, पॉलिटिकल फील्ड में हो, आपके साइंस के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, लीडर्स पैदा हों। और अल्लाह का शुक्र है, अगर आप नेशनल मूवमेंट देखोगे इंडिया का और किसी एक इंस्टीट्यूट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा नेशनल मूवमेंट में जिस इंस्टीट्यूट ने लीडर्स प्रोवाइड किए हैं वो एमएओ कॉलेज और एएमयू है। ठीक है, अब अगली बात, कल जो हम लोग किताब और उसकी बात करते हैं, एक दो चीजें छूटी हुई थी। जैसे अच्छा, उससे पहले जब एमयू की बात चली तो एमयू का तराना जो आप सुनते होंगे, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं, क्या खूबसूरत लिखा है असरारुल हक मजाज साहब ने। मुझे तो लगता है कि उनके ऊपर आमद हुआ है ये जो उसमें जुमला है, और या एक कपलेट है, लाइन है उसमें कि जो ताके हरम में रोशन है वो शमा यहां भी जलती है, इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। ये एमयू तराना लिखने वाली शख्सियत का नाम मजाज लखनवी भी कहते हैं और असरारुल हक मजाज भी कहते हैं, ये याद रखना है इनका नाम। इस तराने को जिसने कंपोज किया है, जो धुन दिया है इसको, वो देने वाले यही के स्टूडेंट, ये भी यहां के स्टूडेंट रहे हैं मजाज साहब, और धुन देने वाली शख्सियत का नाम इश्तियाक खान है जिन्होंने इसका म्यूजिक दिया है, जो आप सुनते होंगे अक्सर, ये मेरा चमन है मेरा चमन। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की अलग अलग धुन बनाने की, लेकिन आज तक उससे बेहतर धुन लोग नहीं बना पाए और शायद नहीं बना पाएंगे। तो ये कुछ बातें इसके हवाले से। किताबों में कुछ चीजें बाकी रह गई थी, जैसे सीरत फरीदिया, ये सर सैयद के सर सैयद के मैटरनल ग्रैंडफादर, दैट इज नाना, हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन की बायोग्राफी है सीरत फरीदिया। दूसरी बात, सर सैयद तहजीबुल अखलाक जो रिसाला निकाला, एक जर्नल निकाला 1870 में इंग्लैंड से आने के बाद, उसका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जहां से वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं, जो इंग्लैंड गए थे वो 1869 में, और जब रहे वहां पर साल भर तकरीबन, तो उन्होंने दो वहां के पेपर्स या जर्नल्स कह लो आप, एक टेटलर और एक स्पेक्टेटर, ये दोनों नाम याद रखना है आपको, टेटलर, द टेटलर और द स्पेक्टेटर। इन दोनों जो जर्नल से, इनसे इंस्पायर्ड होकर सर सैयद ने यहां आने के बाद तहजीबुल अखलाक जर्नल निकाला। मकसद क्या था कि कौम के जो लोग हैं उनके कैरेक्टर को बिल्ड किया जाए, उनके कैरेक्टर में बेहतरी ला जाए। सर सैयद का मकसद, जो इन्होंने एमए कॉलेज जो बनाई,
और इस एमएओ कॉलेज को इन्होंने रेसिडेंशियल रखा, छात्रावास के साथ रखा। उसके पीछे मकसद था कि हमें सिर्फ तालीम नहीं देनी है, हमें तालीम के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को तरबियत भी देनी है। और याद रखिए कि तरबियत के बगैर तालीम बहुत खतरनाक हो जाता है। आज बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में जो कारोबार चल रहा है, ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचा जा रहा है, वो डॉक्टर्स पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन सही तरबियत न होने की वजह से उनके सामने सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। लेकिन सर सैयद ने अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के लिए यह ख्याल रखा इस चीज का कि हमें सिर्फ एजुकेशन नहीं देनी है, एजुकेशन के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देनी है, उन्हें तरबियत भी देनी है तालीम के साथ साथ। और सर सैयद का एक मकसद आप जानती हो कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो और सर पे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। खैर, इसके बाद आइए, ये एक गैजेट है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। ये सर सैयद ने 1866 में निकाला। अब इसके बाद थोड़ी सी बात मैं आपको, कई चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके, एक बात पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हवाले से हो जाए। यहां एक बात याद रखना है कि अगर इंडिया में कभी भी आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का स्टार्ट इंडिया में कब हुआ, तो आप ये ईयर याद रखिएगा, 1882। इस ईयर में यहां के वायसराय लॉर्ड रिपन, ये वायसराय हैं। लॉर्ड रिपन जो है, ये लेकर आ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, जो आप सुनते हो ना, प्रधान, मुखिया और इस तरह की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वो कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला शख्स लॉर्ड रिपन है। बहुत ही अच्छा इंसान है ये, इसमें कोई शक नहीं है। ये आदमी जो लेकर आया, तो यहां पर लोगों को अपनी राय रखने की, किसी को चुनने का राइट मिला। और यहां से स्टार्ट होता है सिलसिला किस बात का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का इंडिया में, कि डेमोक्रेटिक किसी को इलेक्ट किया जाए। अब यहां पर एक बड़ी खास बात है, 1890 में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर है जिसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये एक बड़ी खतरनाक बात कहता है इंडिया के बारे में। ये स्टेटमेंट इसका मेरा नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि इंडिया इज नॉट फिट फॉर अ डेमोक्रेटिक नेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस नेशन आर इलिटरेट एज वेल एज हाईली सुपरस्टिशियस। वो कहता है कि हिंदुस्तान के लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं। और फिर कहता आगे, फॉर अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फॉर अ डेमोक्रेटिक नेशन, रैशनैलिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब अकलमंदी चाहिए उसके लिए, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी को किस तरह से मोल्ड किया जा रहा है और किस तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वोट कौन देता है ये आपको भी पता है, और फिर उनसे वोट किस तरह ले लिया जाता है ये भी आप जानते होंगे, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, वो भी आप देख सकते हो। खैर, तो यहां से गेम क्या हुआ, जब 1882 में बात आई तो इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी बनाई गई, जिस पार्टी को आप कहते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर सैयद के हवाले से बात करना चाहता हूं। जब ये बनाई गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सबको पता होगा बॉम्बे में फर्स्ट इसकी मीटिंग हुई। बनाने वाला इंसान तो W.H. ह्यूम है, ठीक है। तो ह्यूम साहब ने एलन ऑक्टेवियन, A.O. ह्यूम, सॉरी W कह रहा हूं मैं, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने ये पार्टी बनाई। और इस पार्टी का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो W.C. बनर्जी साहब थे। इसी पार्टी के जो थर्ड प्रेसिडेंट होंगे उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। शायद आप लोग नाम जानते होंगे, बदरुद्दीन, थर्ड प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी, ये बनाए गए। बड़े कमाल की बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। यहां पर बदरुद्दीन तैयब जी से कई कम्युनिकेशन हुए सर सैयद के। एक किताब है जियाए हयात, सर जियाउद्दीन साहब ने लिखी है, उसमें इन लेटर्स को, मतलब उसमें उसको छापा भी गया है, जो बदरुद्दीन तैयब जी ने और सर सैयद में मुकालमा हुआ है। उस किताब में एक बात कही गई, बदरुद्दीन तैयब जी ने बहुत परसू करने की कोशिश की सर सैयद की कि आप कांग्रेस को ज्वाइन करो। सर सैयद का यह मानना था कि चूंकि मुसलमानों ने अंग्रेजों की जो बहुत मुखालफत की, इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं सीखा, उसे दूरी बनाकर रखी, इस वजह से इनमें अभी
पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम है। और ऐसे हालात में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके अगर वो उनके खिलाफ खड़े होंगे तो दोबारा कुछ नहीं जाएंगे। और इनमें एजुकेटेड लोग भी नहीं है। उनका यह मानना था कि राजा राम मोहन रॉय साहब जो हमारे बहुत बड़े हैं, उन्होंने बहुत पहले से कोशिश करके हमारे हिंदू समाज में एजुकेशन को लेकर काफी काम किया और लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से लोग पर हिंदू समाज जो था वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर एंग्लिसाइज हो रहा था और इंग्लिश एजुकेशन सीख रहा था। मुसलमान इसमें काफी पीछे थे। सर सैयद ने कहा कि साहब ये वक्त सही नहीं है कि मुसलमान इसको ज्वाइन करें, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन उसी में जब लेटर्स का एक्सचेंज हो रहा है, उनमें एक लेटर्स में सर सैयद ने जो बात कही, आप सोच सकते हो क्या फोरसाइटेडनेस रही हुई इस इंसान की। सर सैयद ने बदून तेजब से कहा कि सुनो, मुझे इंडियन से एतराज नहीं है, इंडियन, क्योंकि हम सब इंडियन हैं, हम यहां पैदा होने वाला हर शख्स इंडियन है, हमें इंडियन से कोई रिजर्वेशन या एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस से भी कोई एतराज नहीं है, कि कांग्रेस का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह जमा होना। सर सैयद की बात कर रहा हूं मैं। सर सैयद ने कहा कि हमें नेशनल से एतराज है। क्यों? लोग सर सैयद पर इल्जाम लगाते हैं कि सर सैयद ने जो टू नेशन थ्योरी दिया। याद रखिएगा, सर सैयद ने हमेशा मल्टी नेशन की बात की, विद इन नेशन, कि एक नेशन के अंदर बहुत सारे नेशन है जिनको एकोमोडेट करना जरूरी है। सर सैयद ने कहा कि जो नेशनल की बात कर रहे हो, एक ऐसा वक्त आ सकता है जब इस कंट्री का की एक कम्युनिटी अपने आप को नेशनलिज्म से जोड़ देगी और तमाम दूसरे लोगों को एंटी नेशनल कह देगी। और ये आप आज के टाइम में देख सकते हैं बहुत हद तक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग सर सैयद को इल्जाम लगाते हैं, सर सैयद ने कहा कि साहब टू नेशन थ्योरी बिल्कुल गलत बात है। सर सैयद ने मल्टी नेशनल की बात की, कहा कि यहां पर एक नेशन नहीं रहता है। वजह, हमारे यहां जबानें अलग हैं, हमारे यहां कल्चर अलग है, हमारे यहां रेसेस अलग हैं, हमारे यहां रीजन्स अलग हैं। ये तो हमारी खूबसूरती है हमारी कंट्री की, कि इतने सारे जो डाइवर्सिटी के बाद भी हम यूनाइट हैं। सर सैयद यही कह रहे थे कि ये मुल्क एक मुल्क तो है, लेकिन इस मुल्क एक मुल्क में एक नेशनलिटी नहीं रहती है, सारे लोगों को एकोमोडेट करना जरूरी है। ये एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान, जिसमें तरह तरह के फूल हैं, इन सारे फूलों को इकट्ठा करके रखना ही हमारी कंट्री की खूबसूरती है। तो सर सैयद ने जो बात करी, सब सर सैयद हिंदुस्तान का पहला ऐसा पॉलिटिकल एडलॉग है जिसने वायसराय की काउंसिल में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की कि रिलीजियस कम्युनिटी और जो डाउन टॉर्डन लोग हैं, दबे कुचे लोग हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को आगे चलकर मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा बनाया और उसने मांगा, और 1909 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। यही सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 में सिखों को और यूरोपियंस को और भी इन तरह की कम्युनिटीज को प्रोवाइड किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बाद में 1930 के बाद जो एक स्टैंड ले रहे हैं 1930 में आकर सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, हमारे दलितों के लिए, वो इंस्पिरेशन, वो आइडिया जो है अंबेडकर का, अंबेडकर ने सर सैयद से लिया है कि हमारे दबे कुचे जो कम्युनिटी हमारी है, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। इसको समझ लीजिए बस आखिरी बात कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। एक होता है रिजर्वेशन इलेक्शन में। रिजर्वेशन का मतलब यह है कि अगर एससी सीट रिजर्व है तो लड़ेगा, कंटेस्ट जो करेगा इंसान वो तो एससी होगा, लेकिन वोटिंग कोई भी कर सकता है, सारे लोग करेंगे। लेकिन अगर सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं हिंदी में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सीट अगर किसी दलित को एलोकेट हुआ है तो इलेक्शन भी दलित लड़ेगा और वहां पर वोट भी दलित ही देगा, दूसरा नहीं देगा। दूसरे जो लोग होंगे वो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी और क्षेत्र से अटैच कर दिए जाएंगे। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। इससे फायदा क्या होता है? इसका एक फायदा यह है कि जो कम्युनिटी है वो अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात कर सकती है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस चीज की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट किया और अपनी कम्युनिटी के लिए मांगा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको दिया गया। इसी को रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको कम्युनल अवार्ड कहा और बाद में गांधी जी ने जो है आमरण अनशन करके, फास्ट अनटू डेथ करके अंबेडकर को मजबूर किया इस बात पर कि वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को छोड़ दें। वो एक अलग कहानी है, जब हम लोग नेशनल मूवमेंट में आएंगे तो इस पर डिटेल से आपको बताएंगे कि मामला क्या हुआ था। बताने का यहां मकसद सिर्फ ये था कि सर सैयद सिर्फ एक
स्कूल बनाने वाले नहीं हैं, सर सैयद इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, सर सैयद एजुकेशनिस्ट भी हैं, सर सैयद पॉलिटिकल आइडियोलॉग है सर सैयद, और सर सैयद सोशल रिफॉर्मर भी हैं। सर सैयद एक जबान जिसको उर्दू कहते हैं, इस उर्दू जबान के प्रोज राइटिंग की बात की जाए तो सर सैयद बिल्कुल अर्लीस्ट लोगों में से है जो उर्दू प्रोज के बहुत ही बड़े राइटर कहे जा सकते हैं। ये कुछ बातें थी सर सैयद के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपसे डिस्कस कराया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जाहिर सी बात है सर सैयद के बारे में अगर बात की जाए और करना शुरू किया जाए तो चूंकि आज हम जो कुछ भी जानते हैं, मैं एक बात कह सकता हूं कि हमारी बायोलॉजिकल माँ तो हमारी माँ है, लेकिन हमारी इंटेलेक्चुअल माँ की अगर बात हो तो यही अल्मा मैटर हमारी है, एमयू है। शायद अगर हम यहाँ ना आए होते तो आज जो बातें आपके सामने रख पा रहे हैं ये रखने की हमारी हैसियत औकात ना होती। सर सैयद के बारे में हम बहुत, अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआ है, इतना जानते हैं कि बहुत कुछ बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूंकि यहां हम लोग फोकस कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने बहुत ही प्रिसाइज रखा इस चीज को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।